फैसल, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटी है ईरान की, अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो पासदारान इनकलाब के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जो जनरल थे हसन मुहक्किक, दोनों को शहीद कर दिया इसराइल ने। इससे पहले भी 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट टारगेट किए गए और एक पहले की तारीख भी है, मोहसिन फ़खरीज़ादा हों या फिर कासिम सुलेमानी हों, और अब आकर IRGC के चीफ़ और 2-3 और मिलिट्री हायरार्की के लोग। तो ये जो मसला है ये कितना सीरियस है ईरान के लिए? आपको लगता है कि करंटली ईरान का स्ट्रक्चर उनकी फ़ौज का ऐसा है कि वो ये जो मोल्स हैं उनके अपने रैंक्स में उनको आइडेंटिफाई कर सके? हाँ, मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में तो ये सबको बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था कि बरसों की प्लानिंग के बाद जो 6 टॉप हेड्स उन्होंने तमाम के तमाम 2 दिन में गिरा दिए, उसके बाद ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने रैंक्स को फिल करना और इसका जवाब देना, रिटेलिएट करना इसराइल के हमलों का। लेकिन आपने देखा कि तकरीबन 12 घंटों बाद न सिर्फ उन्होंने रैंक्स फिल कर लिए थे बल्कि वो जवाबी अटैक भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट। और इस तरह की जो हुकूमतें हैं, जैसे ईरान है, एक मजहबी थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप टाइप है, तो ये इस इन बातों इनके लिए ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा मसला नहीं होता। और खुसूसन जब आपकी विल इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी ताकत को और इसराइल को डोमिनेट करने के ऊपर किसी चीज को फोकियत नहीं देंगे। आप ये जहन में रखें कि मिडल ईस्ट का जो पावर बैलेंस है वो इतना ज्यादा इम्बैलेंस है। अगर आप इस इक्वेशन में से ईरान को निकाल देते हैं, आप मुझे बताइए, आप इस पूरी इक्वेशन में से आप एक दफा भूल जाएं कि आप किस कम्युनिटी से हैं, किस खित्ते से हैं, आपके जज्बात किसके साथ हैं। इतना बड़ा मिडल ईस्ट है, दुनिया का अहम तरीन पॉइंट है, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, जोग्राफिया, ऑयल है, और उसमें सिर्फ एक छोटे से वेस्टर्न स्पीयर हेड को आप ये इजाजत दे रहे हैं कि वो तमाम के तमाम इलाके का हेजमोन होगा, पुलिसमैन होगा, और वही इस यहाँ की जो पॉलिसीज हैं उनको डिक्टेट करेगा। ईरान से बेशक अरब ममालिक उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आप याद रखें कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने इस पावर को बैलेंस थोड़ा बहुत किया हुआ है। अगर आप ईरान को यहाँ से आप निकाल देते हैं तो फिर आप एक नया इसराइल देखेंगे जो गजा के साथ कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, जो सऊदी अरब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना चाह रहा है पीसफुल, ईरान उसकी हमायत में है? सॉरी, इसराइल उसकी हमायत में है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब एक दफा एक कौम एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप बना लेती है, एक टीम बना लेती है, और उसको यूरेनियम को इनरिच करने की सलाहियत हासिल कर लेती है, फिर वो कहीं तक भी जा सकती है। ये ईरान की मिसाल हमारे सामने है। तो ये किसी भी सूरत ईरान को इस वक्त फॉल नहीं होना चाहिए, वरना आप एक नई सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में। लेकिन फैसल, एक लेट्स प्ले द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि जो तनकीद होती है ईरानियन स्ट्रेटजी के ऊपर भी, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, वो भी यही है कि इसराइल जिस तरह से आपने कहा हेजमन बनना चाहता है, बट इस सारी सूरत हाल में अगर सऊदी नैरेटिव को हम देख लें या फिर हम कतर को देखें या दीगर जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के उनको देखें, तो वो इतना इंटिमिडेट नहीं होते इसराइल से। और अगर ईरान को इन कंट्रास्ट देखा जाए तो चूँकि जिस तरह से शहजाद साहब भी बात कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी जो उनकी रही है उसमें वो क्लियरली स्टेट करते रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को और बड़ी क्लैरिटी से बताते रहे हैं कि इसराइल हो या अमेरिका हो, ये दोनों रियासतों की एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे लिए भी ख़तरा है। तो आपको लगता है कि स्मार्टली ईरान ने फॉरेन पॉलिसी को परसू नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी जंग उनके गले पड़ गई, बाकी मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स जो हैं वो इतना थ्रेटन्ड फील नहीं करते इसराइल से? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि ईरान वाज नॉट आयतुल्ला रजीम वाज नॉट अ वाइज पावर, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेशक कतर, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र, उर्दन, लिबनान को आप कह लें कि वो ईरान से ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं, ये इनको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है। लेकिन दुश्मन जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है, उसकी नीयत को नहीं देखा जाता। एक छोटा सा मुल्क अगर इस काबिल है कि वो आपकी तमाम की तमाम एयरफोर्स को 6 घंटे में तबाह कर सकता है, और वो मुल्क एग्जिस्ट करता है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव एज भी एक छोटी चीज़ रह जाती है, ऐसा मौजूद है, और वो उसके अंदर वो एलिमेंट है जो कि एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट है। आयतुल्ला जो रजीम है और जो जहाद और जो मुस्लिम वर्ल्ड में जहादीज हैं, उनसे भी उसकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम है और वो मौजूद है। तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनिया की कोई मिलिट्री डॉक्ट्राइन, डिफेंस डॉक्ट्राइन आपको ये अलाउ नहीं करेगी कि आप उस खित्ते में एक छोटे से मुल्क की इतनी ज्यादा अपने ऊपर क्वालिटेटिव पावर रहने दें। आप किसी ना किसी तरह से उसको बैलेंस करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल। तो बैलेंस करना पड़ेगा जो इज़राइल की एक डोमिनेशन की विल है। शहजाद साहब, एक मसला जो आपने जिस तरह से कहा कि अब सलूशन यही है कि ईरान ऑल आउट जाए और पुश बैक करे इज़राइल को, लेकिन डबल एजेड स्वॉर्ड ये है कि अमेरिका भी एक इशू है ईरान के लिए। ईरान क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी ऑथराइजेशन के बगैर ये सारा कुछ हो रहा हो। तो जब वो हॉस्टाइल कंट्री समझता है अमेरिका को भी, तो अमेरिकन भी मिलिट्री एसेट्स मौजूद है मिडल ईस्ट में, तो क्या उस तरफ भी आपको लगता है ईरान खलीज के अंदर टारगेट कर सकता है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे किसी फैसिलिटी को टारगेट किया ईरान ने तो फिर वो तैयार हो जाए रिस्पॉन्स के लिए। नहीं, वो तो खुदकुशी हो गई ना, वो तो बिल्कुल खुदकुशी वाली बात है। आप या डेस्परेशन पे पहुंचे हुए हैं, यानी उस लेवल पे पहुंच गए जहां पर आपको पता है कि आप बहैसियत कौम, बहैसियत निज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं, आपके अंदर से जूस ख़त्म हो गया है। ब्लेड से आखिरी आपके पास 10-15 मिसाइल रह गए हैं। आई एम जस्ट सेइंग, एक हाइपोथेटिकल केस के, तो आपने बोला अच्छा ये 10-15 मिसाइल तो शायद इसराइल को तो मैंने मारा ही है, काफ़ी अभी तक खड़ा है या अभी तक लड़ रहा है, तो चलो ये आखिरी 10-15 मिसाइल, इसके पास मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, लेट मी हिट दी अमेरिकन विद दिस। तो वो दैट्स मोर ऑफ, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ टैक्टिक, इट इज अ फाइनल डेस्परेट चीज होती है ये। बहरहाल अगर एज अ स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप दोनों को जोड़ रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं पीछे एट द बैक, जुड़े हुए हैं, सामने नहीं आए। अभी तक अमेरिकन जहाजों ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, अभी तक आपने मजबूर नहीं किया कि उनके जो गल्फ के अंदर जो फ्लोटिला है उधर से जहाज उड़ के आपके बिल्कुल करीब बैठे हैं ना, तो वहां से उठ के आपके तो ऊपर हमले शुरू कर दें। जहाज तो अमेरिकी हैं, पायलट्स इजरायली हैं, बस ये डिफरेंस है। और नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन दिस इज, ये तो कोई, ये अमेरिकियों को क्या हुआ, वो क्यों नहीं उड़ सकते? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आई एम टॉकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ एक स्ट्रैटेजी और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट, ये ईरान कभी भी ना, और ईरान ने ये बेवकूफ़ी की भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी होगी, बिल्कुल सही, खुदकुशी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं अमेरिका को चला। वो तो इसराइल को चाहता है, नेतन्याहू ने तो कहा कि ये ट्रंप को मारने के लिए, आपने सुना है, पता नहीं वो फेक खबर है या क्या है, कि वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि ईरान ने कहा कि ट्रंप हमारा टारगेट। यानी हाउ स्टूपिड इट कैन बी कि आप एक, तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो जंग कर रहा है यही इसी को करे, अच्छा लड़े और अपने आप को सस्टेन करे, परसिवियर करे, इसमें से रेजिलियंस दिखाए, और एज अ कॉम सिविलाइजेशन जो कि बहुत गहरी और बड़ी और बहुत डीप हिस्ट्री वाली कॉम है, उसको मेरा ख्याल है दैट इज वाई हम कहते हैं ना कि मार्स सह सकती है। मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है, उसके खिलाफ है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें शायद वो कमजोर होगा, लेकिन पहली बात तो ये अच्छा बेहतर होता कि अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज ना करता। कर लिया है तो अब घुस जाओ, अब उसको मजबूर करो और उसको उस हद तक उन पॉइंट्स पे मारो जहां पर वो कहे कि ये इस तरह की मार मैं और मेरे लोग सह नहीं सकते। एंड उनको पता है आपको कि उनकी सेंसिटिविटी, उनकी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, ये वो चीजें हैं जहां पर कि एकदम से रिएक्शन आता है नेतन्याहू उनकी अपने निजाम, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। ऑलरेडी लोग उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने गाजा में जो किया हुआ है, आपको पता है रिएक्शन उनकी स्ट्रीट्स पे किस किस्म का है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ फाइंडिंग दोज फाइनल पॉइंट्स जहां पर आप मारने के बाद उसके निजाम को या उसके बैलेंस को खराब कर सकते हैं, इसराइल के इंटरनल बैलेंस को। तो मेरा ख्याल है वो चीजों की तरफ देखने की और जाने